Great morning, everyone. Dear student, how are you? I hope all are fit and fine. Let's start chapter number 8, नूतन सरल हिंदी माला के सभी। चैप्टर नंबर 8, बुलंद नारे आज़ादी के। बुलंद यानी ऊंचाइयों को छूने वाले ऐसे नारे जिन्होंने लोगों के हृदय तक को छू दिया था और जो बहुत ही बुलंद नारे थे, बहुत ही ऊंचे नारे कहलाए। ठीक है। और सामान्य जो जनता थी उनमें उत्साह और जोश को जिन नारों ने भर दिया था उन नारों को क्या कहा गया है? बुलंद नारे आज़ादी के। ठीक है। तो आज ही हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी, भारत की आज़ादी की लड़ाई में यूँ तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे सपूत भी थे जो इस आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे थे। राष्ट्रीय धर्म की खातिर क्रांति की पहली गोली चलाने वाले को भले ही तोपों से उड़ा दिया गया हो, लेकिन जो चिंगारी उन्होंने लगाई उस आग में तप कर निकले स्वाधीनता सेनानियों ने अपने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है। तो भारत की आज़ादी की जो लड़ाई है वो लंबे स्वाधीनता संघर्ष का परिणाम है। ठीक है। कोई एक दिन में हमने आज़ादी की लड़ाई को नहीं जीता था और इसमें बहुत से ऐसे सपूत पैदा हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। ठीक है। और भले ही जो क्रांति की पहली गोली जिस व्यक्ति को लगी, भले ही वह व्यक्ति तोपों से उसे उड़ा दिया गया उस व्यक्ति को, लेकिन जो चिंगारी उन्होंने सामान्य जनता के अंदर छोड़ दी थी वह चिंगारी ही लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करती रही। ठीक है। तो आज हम उन्हीं महापुरुषों के, उन्हीं सपूत लोगों के विषय में पढ़ेंगे, महापुरुषों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। और उनके द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारों के विषय में पढ़ेंगे। तो अंग्रेज जो लोग थे वो हमारी भारतीय जनता पर अत्याचार करते थे। ठीक है। उन पर अपने मनमाना मतलब कि व्यवहार उन पर करते थे और उन्हें अपना दास बनाकर रखते थे। अब लोगों को आज़ादी चाहिए थी। अब आज़ादी के लिए कई महापुरुषों ने कई नारे लगाए थे और कई नारे तो इतने अधिक प्रसिद्ध हुए कि वो लोगों में इतना जोश, इतना उत्साह उन नारों से भर जाता था कि लोग इंकलाब जिंदाबाद या वंदे मातरम कहते हुए अपनी जान गंवा देते थे। ठीक है। तो ऐसे थे महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में सब कूद पड़े थे। ठीक है। और इन नारों ने जो बुलंद नारे आज़ादी के, ये जो चैप्टर है तो नारों के विषय में बताया गया है कि जो नारे थे उन्होंने जो लोग थे उनको इतना अधिक मतलब कि उत्साहित किया था कि लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। ठीक है। और सबसे पहले जो हमारे महापुरुष थे जैसे कि झांसी की रानी हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया और उनके द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारे, ठीक है, जो बुलंद नारे कहलाए, उन्होंने समय समय पर अनेक नारे दिए हैं जिन्होंने भारतीय जनता में जोश को उत्पन्न किया। तो सबसे पहले सरदार भगत सिंह ने एक नारा लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद का। और जब उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को बहरी बनी हुई सरकार कहा है। बहरी बनी हुई सरकार, अंग्रेजी सरकार को क्यों कहा है? क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारतीयों की बातें नहीं सुनती थी। ठीक है। उनके अपने ही नियम होते थे। तो सरदार भगत सिंह ने बहरी बनी हुई अंग्रेजी सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए कि वहां तक मेरी बात पहुंचे, असेंबली में बम धमाका किया और उसी समय यह नारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। और यह नारा ना इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ था कि ये जो नारा इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि सभी राष्ट्रभक्तों का प्रिय नारा बन गया। जब भी कोई किसी कठिन मुहिम पर जाता, कहीं अपनी आवाज़ बुलंद करनी होती तो यह नारा अवश्य लगाते। कौन सा नारा? इंकलाब जिंदाबाद का। और यह नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया। ओके। और उसके बाद देखिए, यह नारा केवल क्रांतिकारियों के लिए नहीं बल्कि सभी राष्ट्रभक्तों के लिए अत्यंत प्रिय नारा बन गया था। जब भी कोई कठिन मुहिम पर जाता एक ही नारा लगाते, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ओके। आगे देखिए, 1928 में साइमन कमीशन भारत था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, बहुत ही क्रूर था। ठीक है। वह अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और भारतीयों को किसी भी सम्मेलन में भाग लेने नहीं देता था।
तो इसको साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में आया था। लोगों ने इसका विरोध किया, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसके विरोध में नारा लगाया था साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया था। किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में। कब भारत आया? 1928 में आया था। कौन था? अंग्रेजी अधिकारी था। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद बहुत से लोग जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था साइमन कमीशन का, कि साइमन कमीशन अपने घर वापस चले जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। ठीक है, सभी लोग उसे पसंद नहीं करते थे, वह बहुत ही क्रूर था, अंग्रेजी साम्राज्य ही स्थापित करना चाहता था, भारतीयों की मांग की तरफ ध्यान नहीं देते थे, किसी सम्मेलन में उन्हें भाग नहीं लेने देता था। ठीक है, फिर साइमन कमीशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्रांतिकारियों ने गुब्बारों और पतंगों की मदद ली। उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वहाँ पर कुछ जमींदार थे, उत्तर प्रदेश में कुछ जागीरदार थे और उन्होंने साइमन कमीशन के लिए एक पार्टी का आयोजन किया था और उस पार्टी में क्रांतिकारियों ने अपनी बात पहुंचाने के लिए गुब्बारों और पतंगों की मदद ली। क्यों ली? ताकि उन्होंने गुब्बारों और पतंगों पर क्या लिखा? साइमन गो बैक लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि हम साइमन को पसंद नहीं करते और हम चाहते हैं ये हमारे देश से वापस चला जाए। फिर उसके बाद लाहौर वासियों ने जब यह नारा सुना साइमन गो बैक, तो उन्होंने उसमें कुछ और रोचक शब्द जोड़ दिए, उसको ना और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया। कौन से शब्द जोड़े? सोडा, विस्की, यूनियन जैक, साइमन कमीशन, गो बैक। ठीक है, सोडा विस्की यानी मदिरा पान यानी शराब, यूनियन जैक अंग्रेजों के झंडे का नाम था, साइमन कमीशन, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी था, गो बैक यानी सभी यहाँ से वापस चले जाओ। कौन क्या किस किस को बोला है? सोडा विस्की को, यूनियन जैक को और साइमन कमीशन को। सोडा विस्की क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो गांधी जी थे वो मदिरा पान के कट्टर विरोधी थे और यूनियन जैक अंग्रेजों के झंडे का नाम था और साइमन कमीशन अंग्रेज अधिकारी था। तो तीनों ही यहाँ से क्या हो जाए? गो बैक हो जाए, वापस चले जाएं। साइमन कमीशन यानी 1928 में जो भारत में आया था उसको और उनके झंडे को तो जाना ही था। ठीक है, यानी साइमन कमीशन का विरोध हुआ है तो अंग्रेजी साम्राज्य के झंडे को तो यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद लाला लाजपत राय जो कि पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? लाला लाजपत राय। पुलिस की लाठियों ने उस पर इतना अधिक प्रहार किया ताकि वह अपनी आवाज़ न उठा पाए देश को आज़ाद कराने के लिए, तो पुलिस की लाठियों का उन पर वार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अंतिम शब्द बोले थे कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार यानी प्रत्येक हमला अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील साबित होगा, यानी पूरा अंग्रेजी साम्राज्य कफन में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। मेरे शरीर पर किया गया यानी मेरे शरीर पर जितनी लाठियों के वार किए गए ना, अंग्रेजी साम्राज्य उसी तरह कफन में बदल जाएगा। ठीक है, यानी उसका अंत हो जाएगा। फिर लाला लाजपत राय के बाद महात्मा गांधी ने अपनी आवाज़ बुलंद की। 1942 में उन्होंने एक नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अभियान चलाया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, और दूसरा नारा लगाया करो या मरो का। अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका क्या मीनिंग्स है कि अंग्रेजों यहाँ से मतलब कि अब हमारा देश छोड़कर चले जाओ, करो या मरो, करो या मरो। महात्मा गांधी ने कहा कि या तो तुम इन जो अंग्रेजी लोग हैं, जो अंग्रेजी अधिकारी हैं, इनको अपने देश से बाहर निकाल दो, कुछ करो या मरो, या फिर अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दो। ठीक है, उसके बाद उनके इन नारों को इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने जो नारे दिए थे उनके इस नारे से इतिहास उनके उत्साह मतलब कि लोगों के अंदर उत्साह फूंक दिया था इन दो नारों ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो ने और करो और मरो ने। ठीक है, और अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, उन्होंने भी दो नारे लगाए, एक दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, इसका मीनिंग्स क्या है कि तुम मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी तुम अपने देश के लिए बलिदान करो। ठीक है, यानी इसका मतलब तुम मुझे खून दो, इसका स्पष्ट अभिप्राय आज़ादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है। और
कोई भी बलिदान बिना किसी संघर्ष के सफल नहीं हो सकता। ठीक है, अंग्रेजी देश के नागरिकों से जो हमारी स्पष्ट है कि जो हमारी आज़ादी है वो देश के नागरिकों से बलिदान चाहती कि तुम मुझे खून दे दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्योंकि कोई भी बलिदान बिना किसी संघर्ष के सफल नहीं हो सकता। तो ये नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और एक कौन सा दिया? जय हिंद का नारा। इसका मीनिंग्स क्या है कि हमारा हिंदुस्तान सदैव विजयी रहे। ठीक है, और बाद में जो जय हिंद था वह अभिवादन के रूप में भी इसका प्रयोग होने लगा। अभिवादन मीन्स जैसे हम नमस्कार करते, नमस्ते करते हैं, तो सभी जय हिंद ही बोलते थे नमस्कार नमस्ते की जगह। तो जय हिंद नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और दूसरा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बहुत से लोग जो महापुरुष थे, बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कदम कदम पर अनेक प्रसिद्ध नारे दिए हैं। ठीक है, जैसे कि जो भगत सिंह थे उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ठीक है, और फिर महात्मा गांधी आए, उन्होंने करो और मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए, कौन कौन से अभी हमने किए हैं, जय हिंद का और जय हिंद का नारा दिया है, और इन्होंने नारा दिया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर उसके बाद आया वंदे मातरम का नारा। वंदे मातरम, अब इन सभी नारों में सबसे अधिक सर्वाधिक प्रचलित और सबसे अधिक वंदे मातरम का नारा रहा, सर्वाधिक प्रचलित, और बड़ी संख्या में मतलब कि लोग इस नारे को का नाम लेते ही मर मिटते थे। ठीक है, कौन सा नारा था ये? वंदे मातरम का नारा। और ये नारा बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, जब भी किसी भी लोग कोई भी संगठन में शामिल होते, जो भी राष्ट्रपति, तो वे एक समवेत यानी एक जगह मिलकर, मतलब कि समवेत होता है मतलब कि मिलकर इसका उद्घोष करते, घोषणा करते वंदे मातरम की। ठीक है, तो वंदे मातरम जो था नारा सबसे सर्वाधिक प्रचलित नारा था। और ये किसने दिया? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अब ये था, अब लोग चाहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य का जो झंडा है यूनियन जैक, उसको हम यहाँ से वापस करके रहेंगे, और लोगों ने इसके लिए प्रसिद्ध नारे लगाए, अनेक कोशिशें की थी ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। वंदे मातरम का नारा यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावशाली नारा रहा था, जो बहुत दिनों तक लोगों के मन पर बहुत अधिक प्रभाव जिसने डाला था। और अनेक देशभक्त थे जो इस नारे का उद्घोष करते हुए आतताई की गोलियों के शिकार हो गए थे, यानी जो हमलावर थे उनकी गोलियों के शिकार हो गए, फांसी के फंदे पर झूल गए। तो सभी महापुरुषों ने हमारे लिए इतना अधिक मतलब कि अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तो ये थे हमारे महापुरुष और उनके द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारे। तो हमें अपने ये जो हमारे महापुरुष हैं इन पर गर्व करना चाहिए, और हमें इनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से जिन्होंने हमारे देश के लिए, इतने आज़ादी के लिए हमारे लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर 2 टाइम रीड करना है, इन प्रसिद्ध महापुरुषों के विषय में पढ़ना है, साथ में इनके द्वारा दिए गए आज़ादी के नारों के विषय में। ओके बेटा, थैंक यू।